बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती चैलेंज कर दी गई है। लॉयर्स फाउंडेशन फॉर जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जाहिद अख्तर जमान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनाम गनी को एडिशनल आईजी तैनात किया है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद दोनों अफसरों की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनाती का हुक्म जारी किया गया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत की जानिब से अभी तक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए इलाकाई हदूद का तयन नहीं किया गया। सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया जा सकता है। जबकि आइन के आर्टिकल 239 में आइनी तरमीम का तरीक़ाकार बताया गया है, जिसे हुकूमत ने नहीं अपनाया। दरखास्त गुजार ने सदा की कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती का नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम करार देकर कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोका जाए। आपको बताएं, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी का कहना है कि मुझे साउथ पंजाब के लोगों की खिदमत का मौका दिया है, जो एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में पुलिस का हेडक्वार्टर दफ्तर मुल्तान में होगा, जबकि कैंप ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आरपीओ ऑफिस मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी का कहना है कि मुझे साउथ पंजाब के लोगों की खिदमत का मौका दिया गया है, जो एक बड़ा चैलेंज है। जनूबी पंजाब में पुलिस का हेडक्वार्टर दफ्तर मुल्तान में होगा, जबकि कैंप ऑफिस बहावलपुर में बनेगा। एक नई जगह एस्टेब्लिश करना, वो भी एक ऐसी उस पे जहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशंस बेतहाशा हैं, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं और हमें अल्लाह ने मौका दिया है, इस पूरी टीम को मौका दिया है कि जी वो एज ए फर्स्ट स्टेप इसको लें। हुकूमत पंजाब का जो ये फैसला है कि साउथ पंजाब में सेक्रेटेरिएट बनाना है, उसमें हम सब इंशाल्लाह इसको याद रखेंगे कि हम वो पहले थे जहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ। एडिशनल आईजी का कहना था कि तरजीह होगी शिकायत लेकर जाने वाले तमाम लोगों के मुकदमात का इंदराज हो, जबकि एफआईआर के इंदराज में ताखीर न हो। इन्होंने कहा कि मुल्जिमान पर तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल नहीं किया जाएगा। मेरी कोशिश होगी हर जिले में खुद जाकर लोगों के मसाइल हल करूँ। कोशिश होगी ओपन डोर पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। हमारी कोशिश पहली यही होगी कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन करें। अगर मैं ये करा पाया तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि जो बंदा थाने जाता है उसका इमीडिएटली पर्चा हो। कोई इंतजार की जरूरत ना हो कि जी एसएचओ साहब इस वक्त गश्त पे हैं, आप 4 घंटे बाद आइए, 8 घंटे बाद आइए। ये हम कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि मीडिया और आवाम के लिए मेरे दफातर हर वक्त खुले रहेंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए इकदामात को मजीद बढ़ाएंगे। रियासत के कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इनका कहना था कि कच्चे के इलाके में कानून के नफाज के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाएगी। इन्होंने कहा कि सिफारशी कल्चर या चिट की बुनियाद पर एसएचओ लगाने के बजाय अब थानों में नामा अमाल की बुनियाद पर लगाया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं इमरान नवाज, मुल्तान। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब इनाम गनी की मुल्तान आमद पर रोही से खुसूसी गुफ्तगू। एडिशनल आईजी का कहना है कि कोशिश होगी कि साउथ पंजाब के लोगों को मसाइल हल के लिए लाहौर जाने की जरूरत ना पड़े। रूल ऑफ लॉ पर काम करेंगे। जो दरखास्त गुजार थाने जाएगा उसकी बात जरूर सुनी जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे माहिर इमरान, जो इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल आईजी साउथ पंजाब के साथ। जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी यहाँ पे हमारे साथ इनाम गनी साहब मौजूद हैं, जो कि साउथ के इंचार्ज भी हैं और आज के बाद साउथ के तमाम मामलात पुलिस के जो हैं वो यही देखेंगे इनका क्या विजन है, किस मकसद के लिए जो लाए गए हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले वेलकम रोही की जानिब से सर आपको, और क्या प्रायोरिटी होगी, क्या विजन होगा आपका? क्या? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारी प्रायोरिटी पुलिस की बड़ी क्लियर है। हमारी प्रायोरिटी है कि हम कानून की हुक्मरानी को यहाँ पे नाफिज करें, रूल ऑफ लॉ हो।
FIRs रजिस्टर हों हर बंदे के, जो कंप्लेनेंट थाने जाता है उसकी बात सुनी जाए, उसकी रिपोर्ट ली जाए, किसी को भी थाने से ना निकाला जाए। हमारी प्रायोरिटी है कि टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ ये किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये किसी सूरत कंडोन नहीं हो सकता, करप्शन किसी सूरत कंडोनेबल नहीं है। कोशिश और ख्वाहिश हमारी ये होगी कि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर करें, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, लोगों को हमारे आने के बाद साउथ पंजाब के किसी भी शख्स को, किसी बहन भाई को लाहौर जाने की जरूरत ना पड़े। सो इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश और ख्वाहिश होगी। ये बयान था एडिशनल आईजी इनाम गनी साहब का, और आज के बाद जो है तमाम पुलिस के जो मामलात हैं, लोगों को जो शिकायत है, इनका ये कहना है कि लोग कोशिश होगी कि साउथ पंजाब के लोगों के मसाइल यहीं हल हों और उन्हें लाहौर ना जाना पड़े। माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान एक मसरूफ दिन गुजार रहे हैं, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट के लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना किया और सरकारी अफसरान को सर्किट हाउस में मुलाकात के लिए बुलाया है। उनके दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बहावलपुर पहुंचे हुए हैं और आज उन्होंने बहावलपुर की जो मुख्तलिफ इमारतें हैं जिसको सब सेक्रेटेरिएट के लिए देखा जा सकता है, उनका विजिट किया है और इस वक्त वो सर्किट हाउस में मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने कमिश्नर ऑफिस के जो स्टाफ हैं, जो DC बहावलपुर हैं, उनके साथ तवील गुफ्त शुनीद की है और साथ ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो ओल्ड कैंपस है, जिसे यूनिवर्सिटी चौक भी कहा जाता है, वो जो इमारत है उनको काफ़ी हद तक पसंद आई है और उसको एक हिसाब से फाइनल भी कर दिया गया है। और इस हवाले से जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब एसी साहब की, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है और उनसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात हुई है। अब जो सिलसिला शुरू हो चुका है वो 8 महकमों के साथ ACS साहब की जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, जिसमें इरीगेशन है, जिसमें सेहत है, जिसमें तालीम है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट है और जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले हों, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। इन तमाम के साथ जो मीटिंग्स है ये आज शाम तक उनके साथ मुसलसल चलती रहेगी। और ACS साहब ने जो कल यहाँ पर आते ही पहला ऑर्डर दिया था वो यही था कि ये तमाम अदारे जिनकी तादाद 8 बनती है, इनके अंदर जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं वो खाली हैं, उन तमाम के लोग जो हैं अपनी अपनी फहरिस्तें लेके ACS साहब के पास हैं और यहाँ पर आके उनके साथ मीटिंग करेंगे और बताया जाएगा कि ये लाहे अमल जो है किस तरह पूरा हो सकता है। जबकि इस हवाले से उनका कहना था कि जो मैक्सिमम सीट्स है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसको फुल किया जाएगा, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होंगी उसके लिए जो जनूबी पंजाब के ऑफिसरान होंगे उनको यहाँ पर तरजीही बुनियादों पर लगाया जाएगा और सेक्रेटेरिएट जो है बहावलपुर के अंदर ही भरपूर तरीके से काम करेगा और एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसके अंदर ही तमाम सेक्रेटरीज, स्पेशल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर तमाम जो काम है वो स्मूथ वर्क के हिसाब से चलाया जाएगा। जबकि इसके साथ ही जो और डिफरेंट इमारतें हैं बहावलपुर शहर की, जिसमें BDA ऑफिस है, जिसमें तहसील कौंसिल का ऑफिस है और साथ ही ओल्ड कमिश्नर ऑफिस है, इन तमाम को भी नज़रसानी तौर पे देखा गया है कि अगर किसी सेक्रेटरी को या किसी ऑफिस को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए तो उसके लिए क्या क्या तरीकाकार हो सकता है और वहाँ पर क्या क्या फिजिबिलिटी हो सकती है और वहाँ पर जो दफातर हैं उनको कहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। इस हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का जो आज का दिन है वो शदीद तरीन मसरूफ गुजर रहा है और जबकि कल का दिन भी यहीं पर गुजरेगा और इसी तरह डिफरेंट मीटिंग्स हैं उनकी वो चलती रहेंगी। जबकि परसों के दिन वो मुल्तान जाएंगे और मुल्तान में जो AIG ऑफिस है उसके क्याम के हवाले से भी वहाँ पर मीटिंग्स होंगी और डिफरेंट लोगों से मुलाकात करेंगे, जो मुल्तान के जो लोग हैं उनके मसाइल हैं और खासतौर जो दफातर मामलात हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई की शराबी बढ़ गई है। हफ्तेवार लगने वाले सस्ते बाजारों में सब्जियां, फल, ग्रोसरी और कपड़े की कीमतों में 10% इजाफा हो गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रूही गौहर रहमान। मुल्तान के सस्ते बाजार महंगे हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात कुव्वत खरीद पर पड़ने लगे। हफ्ते में एक रोज लगने वाले सस्ते बाजारों में अशिया खुर्दनोश समेत दीगर अशिया की कीमतों में 10% इजाफा हो गया। बहुत ज्यादा रेट है, हर चीज का ज्यादा। भिंडी पिछली दफा 100 रुपए किलो थी, अभी 120 रुपए है। जो भी चीज, हर चीज के रेट ज्यादा हो रहे हैं, कम तो किसी चीज के रेट नहीं हो रहे। पेट्रोल बढ़ गया है, जिससे पूछते हैं वो कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज बढ़ गई है। टमाटर की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए, जबकि प्याज 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से माल की ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ चुकी है, जिसके बाइस कीमतों में इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट की वजह से किराए बढ़ गए हैं। पहले 37,000 रुपए किराया था, अब 57,000 रुपए किराया है। 20,000 रुपए उनके किराए बढ़ चुके हैं पेट्रोलों की वजह से। इस दौरान हमें जो महंगाई आई है, फिर हमने भी आगे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ महंगाई की शरह को कंट्रोल करने बारे इकदाम करे। कैमरामैन रिजवान के साथ गौर रहमान, मुल्तान में जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी ने मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने की। इस मौके पर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल बम की सूरत में अवाम की जेबों पर डाका डाला है। पेट्रोल की कीमत जो पहले की गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, 75 रुपए, बल्कि इससे भी कम होनी चाहिए। लेकिन जिन माफियाज ने पेट्रोल को ब्लैक किया और 1 महीने तक आवाम को जलील किया, उन माफियाज को सामने लिया जाए, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आपने चीनी माफिया और आटा माफिया की रिपोर्ट तो मंजर आम पर ले आए, लेकिन उसके बाद उनको बैरून मुल्क भेज दिया। रहनुमा जमात इस्लामी अतर अजीज एडवोकेट ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिलफोर पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को वापिस ले। जमात इस्लामी 22 करोड़ अवाम की तर्जमानी का फर्ज अंजाम देते हुए इस वक्त सड़कों के ऊपर है। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल का इजाफा नहीं किया, मैं समझता हूँ डकैती की है। मुजाहरे से रहनुमा जमात इस्लामी हसान अखवानी, डॉक्टर खालिद रशीद, हाफिज अब्दुल रहमान, शेख कैसर इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया और मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां पेंशन लेने वाले बुजुर्ग मर्द और खवातीन खार हो गए। कहते हैं पेंशन घरों में पहुंचाने का कहा गया था मगर अमल ना हुआ। इकबाल सादिक की रिपोर्ट देखिए। पेंशन लेने वाले इंतजार की सूली पर लटक कर थक गए। कहते हैं कि हुकूमत गरीब और कमजोर तबके को सहूलतें देने का कहती तो है मगर अमल नहीं करती। यही वजह है कि बुढ़ापे में भी दूर दराज इलाकों से पेंशन लेने के लिए शहर में आते हैं और बैंक के बाहर लगी लाइनों में इंतजार करते हैं। बहुत ही मुश्किल है, परेशान है, अब क्या करें बताओ। पेंशन तो लेनी है तो इसलिए घर से मिल जाए तो हमें बेहतर है। दूसरी जानिब शहरियों ने बताया कि हुकूमत रिटायर हजरात को सहूलतें देने का कहती तो है मगर अमल नहीं होता। इस मौके पर खवातीन भी बैंक के बाद पेंशन लेने के लिए इंतजार करती नजर आई। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पता नहीं कितनी दूर से हम इधर से आए हैं, बैठे हैं बस। बुजुर्ग शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो घरों में पेंशन पहुँचाने की सहूलत फराहम करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। पंजाब भर में अपग्रेड होने वाले 1145 स्कूलों में भी किताबें कम पड़ गई हैं। जनूबी पंजाब के 370 स्कूलों में भी किताबों का फुकदान। मुल्तान के अपग्रेड होने वाले 13 स्कूल्स में भी किताबों का फुकदान है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में नहम और दहम की किताबें कम। किताबों की कमी से अपग्रेड स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब भर में अपग्रेड होने वाले 1145 स्कूलों में भी किताबें कम पड़ गईं। जनूबी पंजाब के 370 स्कूलों में भी किताबों का फुकदान पैदा हो गया। खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां के चिड़ियाघर की इंतजामिया कोशिशें रंग ले आई। साल हर साल से प्राइवेट ब्रीडर से हासिल होने वाले नायाब परिंदों के बच्चे अब चिड़ियाघर में ही ब्रीड हो सकेंगे। चिड़ियाघर की टीम ने ब्रीडिंग का पहला तजुर्बा करके सैकड़ों बच्चे हासिल कर लिए। अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, बहावलपुर के चिड़ियाघर की इंतजामिया की जो काविशों से आज चिड़ियाघर इस लायक हो गया है कि चिड़ियाघर के अंदर ही जो ब्रीडिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पहली खेप जो बच्चों की है चिड़ियाघर की मशीनों से पहली खेप जो है वो कामयाबी से आ भी चुकी है। सवाल से अगर हम शेन आपको दिखा सके तो ये वो मशीन है जिसके जरिए बच्चे जो है निकाल अंदर रखे गए। उसके बाद ये बच्चों की पहली खेप जो है वो इस वक्त आ चुकी है और पूरा टेम्परेचर का ख्याल रखते हुए, अगर जब पूरा टेम्परेचर का ख्याल रखेंगे तभी ये मुमकिन होगा कि टेम्परेचर का ख्याल रखने से ही ये बच्चे जो है अंडों से निकल सकेंगे। तो यकीनन ये एक अहम कामयाबी है जो पहली दफा साल से चिड़ियाघर जो है वो प्राइवेट ब्रीडर से ये बच्चे ब्रीड करवाता था, लेकिन अब जो है चिड़ियाघर के अंदर ही ये बच्चे ब्रीड हो गए। क्योंकि चिड़ियाघर मौजूद है, कशकोर से बताइएगा, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आप लोगों को। इस हवाले से आप लोगों की ज़ाहिर बात है आपकी काविशें हैं, आपकी टीम की काविशें हैं, डॉक्टर साहब की काविशें हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहली दफा ये एस्टेब्लिश कर दिया रूम, हमने इंक्यूबेशन रूम हैचरी, और इसमें हमारी 2 महीने से हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी ये पहली खेप आ चुकी है, माशाअल्लाह 300 से प्लस है, 200 से प्लस है फीजन, 500 के करीब हमने हैचिंग करा ली है और ये में हमारे बच्चे आ रहे हैं। इससे हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मोर का हमारा बच्चा आ गया, फीजेंट का बच्चा आ गया, ग्रीन का,
البینو کا اور ہمارا رنگ نیک فیزن جو ہم کامیابی سے نکال رہے ہیں الحمدللہ۔ مشکل ٹاسک تھا، ٹیمپریچر کا خیال رکھنا، پھر ہر وقت اس مشین کا خیال رکھنا، انڈے خراب نہ ہو جائیں، یہ بھی خدشہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، ایک ایکسپرٹ ٹیم چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کی ٹیم نے کامیابی سے اچیو کیا، مبارکباد دیں گے ٹیم کو؟ جی ضرور ہے، یہ ہمارے جو ہیچری مین ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، میرا سپروائزر صاحب ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں، جو یہاں کے جو سارے سٹاف میرا جس نے محنت کی ہے، انہیں ان کے ویٹ کا خیال رکھا، موئسچر کا، ہیومیڈیٹی کا خیال رکھا، اس کے ٹمپریچر کا خیال رکھا، 24 گھنٹے یہاں رہنا پڑتا ہے، تو پھر یہ کامیابی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے باعث بند تعلیمی اداروں کے حوالے سے پرائیویٹ لیکچرار ایسوسی ایشن کے عہدیداران ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ڈسٹنس کا جو بہت شور ہے، ہم اس سوشل ڈسٹنس کو بھی پراپر مینٹین کریں، جس میں ہم یہ کہیں کہ بچوں کو 3 دن ایک کلاس کو بلا لیا جائے، 3 دن دوسری کلاس کو بلا لیا جائے۔ ہم اس پوزیشن پر بھی بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ ہم بچوں کو 2 شفٹوں میں کلاسز پڑھا سکتے ہیں۔ آدھی کلاسز کو ہم صبح 7 بجے سے 10 بجے کے ٹائم میں بلوا لیں، اور آدھی کلاسز کو ہم دوپہر 10 بجے سے 1 بجے کی ٹائمنگ میں بلوا لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم بچوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کر سکیں گے، اور وہ جو 2 پرابلمز اس وقت جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، معاشی بدحالی، اس کا بھی ازالہ ہو سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایجوکیشن کا نقصان ہو رہا ہے ہم اس کو بھی آسانی سے اوورکم کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے خدا را اس کو جلد سے جلد وائنڈ اپ کریں، اور ہمیں جو ہے وہ اس معاشی بدحالی سے بچائیں۔ تو میں اب ریکویسٹ کروں گا الیاس صاحب سے، جو کہ گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، کہ وہ بھی اس پر خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان باتوں میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو سر کہہ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی سرکاری یا نجی ادارے ہیں، اگر ان کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت SOPs کے تحت کھولا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کاروبار کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، معیشت نہیں چل سکتی، اور آپ آمد و رفت کے لیے بسوں کا ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جانے کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آ جا نہیں سکتے۔ بازار کھل سکتے ہیں SOPs کے تحت، کاروبار کھل سکتے ہیں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، پریس کانفرنسز ہو سکتی ہیں، سیاسی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہو سکتی ہیں۔ صرف غیر اہم شعبہ تعلیم ہے جس کو روک رکھا ہے۔ یہ کیا کوئی اہمیت نہیں رکھتا تعلیم کا شعبہ؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اس شعبے پر ان کا زور چل رہا ہے۔ تاجر اگر کہتا ہے کہ ہم اب نہیں رہ سکتے، اب ہمارا گزارا نہیں چل سکتا، اب ہم دکانیں کھولیں گے، تو گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے۔ استاد اگر کہتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، ہم نے 18 سال تعلیم اس لیے حاصل کی تھی، اس کے بعد 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اگر ہم کسی اور بزنس کی طرف جاتے ہیں، جب آپ ادارے کھول دیں گے تو آپ کے بچوں کو کون تعلیم دے گا؟ ہمیں یہ باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، جی آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، آپ بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بھی ہم سارے میرڈ لوگ ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، سب سے پہلے ہم بھیجیں گے، ہم عوام ہیں، اپنے بچے ہم بھی بھیجیں گے۔ تو اگر SOPs کے تحت دوسرے ادارے کھل سکتے ہیں تو تعلیم کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ باتیں ساتھ ساتھ سننے کو ملتی ہیں، جی دیکھ لیں ان لوگوں کو، یہ ہمارے بچوں کی زندگی ہے۔ کون سے بچے؟ عوام تو ہم ہیں، ہم اپنے بچے بھیجنے کے لیے تیار ہیں، اور باقی لاک ڈاؤن کے باعث بند تعلیمی اداروں کے حوالے سے پرائیویٹ لیکچرار ایسوسی ایشن کے عہدیداران ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بجٹ کی منظوری کے بعد ₹1,00,000 کی خریداری کے لیے شناختی کارڈ کی شرط لاگو، مگر شرط پر عمل درآمد شروع نہ ہو سکا۔ اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے اقبال صادق۔ جی، بجٹ منظور ہونے کے بعد خریداری کے لیے عام کنزیومر کے لیے جو شرط لگائی گئی تھی، عائد کی گئی تھی ₹1,00,000 کی، کہ اگر وہ ₹1,00,000 کی خریداری کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے دکاندار کو، تاجر کو اپنا شناختی کارڈ، اس کی کاپی لازمی جمع کروائے۔ دوسری طرف جو ریٹیلرز ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ ₹50,000 کی خریداری کرتے ہیں کسی ہول سیلر سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنا شناختی کارڈ جمع کروائیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان ظفر اقبال صدیقی۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ کتنے %
इस शनाख्ती कार्ड की आयद करदा शर्त के ऊपर अब अमल हो रहा है। मुझे बताइएगा, आपके पास कितने जो आम कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो आकर कितने फीसद जो है वो शनाख्ती कार्ड जमा करवा रहे हैं, उसकी कॉपी दे रहे हैं? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल भाई वो चेक तो दे देते हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं देते, और ये ज्यादा से ज्यादा कोई 10% होंगे, इससे ज्यादा नहीं देते। 90% कंज्यूमर आपको शनाख्ती कार्ड नहीं दे रहे? वो मुख्तलिफ हीले बहानों से वो हमसे खरीदारी कर लेता है, वो अपने भाई के नाम से, बेटे के नाम से, बीवी के नाम से, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं। यानी कि अगर उसने लाख रुपए की करनी है तो लाख तक जाता ही नहीं, थोड़ी थोड़ी करके लाख ही अपनी पूरी कर ले। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी, वो इस तरह कर लेता है। जो समझदार लोग हैं वो तो हमें शनाख्ती कार्ड देते हैं। अच्छा, जो रिटेलर्स हैं उसके साथ आपका क्या है? रिटेलर जो है ना जी, उनसे हम शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उसके बगैर नहीं देते। हाँ जी, या नेशनल टैक्स नंबर लेते हैं। और मोस्टली जो इस वक्त रिटेलर है ना जी, तकरीबन 90% के पास अपने नेशनल टैक्स नंबर हैं। लोग जो है वो रिटेलर हमारे वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल, जो आम कंज्यूमर है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से टिड्डी दल की बात करें तो आपको बताएं कि रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के बड़े सवाम रिपोर्ट होने पर टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अतल आशारी। जी बिल्कुल ऐसे है कि रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है, और गुज़श्ता दिनों में की बात करें कितना ऑपरेशन हो चुका, कितना कंट्रोल हुआ, चोलिस्तान तरक्याती इदारा जो है वो लीड रोल जो है वो अदा कर रहा है। उसमें MD चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर राना सलीम अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है? बड़ा थ्रेट तो है। जी, एक मरतबा फिर रोही चैनल ने आम आवाम तक, रोही के इलाकों तक टिड्डी दल के खिलाफ जो हुकूमती इक़दाम जारी हैं उनको पहुंचाना की कोशिश की है। आपको मैं बताना ये चाहूँगा कि इस दफ़ा मई और जून में कोई 6000 हेक्टेयर, तकरीबन 15,000 एकड़ रकबे पे हमने स्प्रे किया है चोलिस्तान में, और इसकी इन्फेस्टेशन को कंट्रोल किया है। इस वक्त सूरत हाल ये है टिड्डी दल की कि ये बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान की साइड से जो वहाँ पे इन्फेस्टेशन हुई थी, ब्रीडिंग हुई थी, और जो वहाँ पे लोकस्ट पैदा हुई थी, वो एडल्ट होने के बाद वहाँ से उड़ी है। तो वो उड़ती हुई राजनपुर, DG खान, लैया, इधर से क्रॉस करती हुई रहीमियर खां और आबादी के इलाकों को क्रॉस करती हुई चोलिस्तान तक पहुँची है। इसीलिए इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा शोर भी ज़्यादा होता है कि जब आबादी पे से गुजरती है, आबादी के इलाकों में से, फसलों पे से, तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है, और शोर भी इस वजह से ज़्यादा है, और उसको कंट्रोल करना भी आबादी में ज़रा निस्बतन मुश्किल होता है। जब ये चोलिस्तान में पहुँचती है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दिए हुए हैं। एक हवाई जहाज़ भी टर्किश पायलट के साथ हमारे पास मौजूद है, जो स्प्रे करने के लिए इफेक्टिवली, एरियल स्प्रे के लिए इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एक हेलीकॉप्टर रहीमियर खां में मौजूद है, और हमारे पास कोई तकरीबन 6 के करीब गाड़ियाँ भी और काफ़ी तादाद में स्प्रेयर्स भी मौजूद हैं। चोलिस्तान के इलाके में हम उसे अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये साइकिल जब 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो खदशा ये है कि इंडिया में काफ़ी तादाद में इन्फेस्टेशन मौजूद है, और उनके ऐसे ऐसे इलाकों में इन्फेस्टेशन पहुंच चुकी है जहां पे कभी उनकी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें इन्फेस्टेशन नहीं पहुंची थी। तो गालिब खदशा ये है कि वहां से 15 जुलाई के बाद फिर ये वापस आना शुरू होगी। उसके लिए हमने तैयारियां की हुई हैं। PDMA ने हमसे वादा किया हुआ है कि 15 से 20 जुलाई के दौरान हमें 15 मज़ीद गाड़ियां दे देंगे, और उनकी जो स्प्रेयर्स हैं वो तो हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। तो हम जो स्प्रेयर्स हमारे पास आए हुए हैं उन गाड़ियों पे फिट करेंगे, और कोई इसी तरह से 20-25 के करीब लोगों को, ड्राइवर्स को, मुख्तलिफ महकमे के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, और कोई 5 के करीब हम आउट पोस्ट हमने प्रपोज की हुई हैं जो हम चोलिस्तान के अंदर खोलेंगे। वहाँ पे हमारे ये लोग 1 हफ्ता रहा करेंगे, फिर 3 दिन की उनकी छुट्टी होगी, उनकी रिप्लेसमेंट आएगी, और इस तरह हम इस ऑपरेशन को कोई 3-4 माह के लिए कंटिन्यूसली जारी रखेंगे। पेस्टिसाइड की भरपूर तैयारी है, पेस्टिसाइड वाफर मिकदार में मौजूद है। इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें आर्मी की भी मदद हासिल है, तो तवक्को ये है कि इस दफ़ा हम पिछले साल की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। इफेक्टिव कंट्रोल जुलाई के महीने में नए स्वाम दाखिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतल आशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का जायजा इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम बताएगा।
جی شہریوں کو سرکاری نرخ پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ماہانہ جائزہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے ڈپٹی کمشنر خانے والا کا ظہیر عباس شرازی نے چیئر کیا. تو مزید پر ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر خانے والا کا ظہیر عباس شرازی سے موجود ہیں. شرازی صاحب بتائیے گا کہ شہریوں کو اشیاء خوردونوش سرکاری نرخ پر فراہمی ہو اور منافع خور ہوں یا اسٹاکیوں ان کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ماہانہ جائزہ کا اجلاس آپ نے کیا تو کیا کہیں گے؟ جی آج جو ضلع بھر کے ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کی میٹنگ میں نے کی ہے. ان کی پرفارمنس کو ریویو کیا ہے. جن لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ان کو شاباش دی ہے اور جن لوگوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا ان کے متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو لکھنے کی ڈائریکشن دی ہے ان کے خلاف کہ یہ ان کی جو کنڈکٹ ہے یا ان کا پرفارمنس اس طرح کی وہ تاکہ جو باقی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں وہ انکریج ہوں اور جو کام اچھا نہیں کر رہے ہیں ان کو ظاہر ہے ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. مقصد اس میٹنگ کا یا ان سارے میجسٹریٹس کا یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف ہے وہ لوگوں کو مل سکے. جہاں پہ قیمت پنجاب پہ کوئی کمپلینٹس ہیں وہ بر وقت ریزالو ہو جائیں یا دیگر جو ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہے کمپلینٹس کے حوالے سے اوور چارجنگ کے حوالے سے وہ ایڈریس ہو جائے. تو پچھلے ماہ میں بھی تقریباً 36,50,000 فائن ہوا. اس سے پیچھے بھی لگ بھگ اتنے فائن ہوا ہے. ابھی جو جون کا مہینہ ہے اس میں پرائس کنٹرول کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم چوتھے نمبر پہ تھے پنجاب میں. تو انشاءاللہ ہم ویجیلنٹ ہے. اب بھی ہم اسی پیس پہ کام کر رہے ہیں. پبلک سے بھی گزارش ہے کہ جہاں کہیں اوور چارجنگ کی کمپلینٹ ہے وہ اپنے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس یا قیمت پنجاب جو ہمارا پورٹل ہے اس پہ اس کی کمپلینٹ کریں. انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کریں. یہ خود ساختہ بہت شکریہ ندیم مغل. آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی سی آفس میں ضلع ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا. ڈی سی طاہر فاروق نے لوکل گورنمنٹ کی سکیمز اور مختلف ٹاؤن کمیٹیز کی واٹر سپلائی سکیمز کا جائزہ لیا ہے. ڈی سی نے مختلف افسران کو سپلائی سکیمز کی بجلی کے بلز کی ادائیگی سمیت تنخواہوں کی بروقت ترسیل کے احکامات جاری کر دیے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈی سی آفس میں ضلع ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا. ڈی سی طاہر فاروق نے لوکل گورنمنٹ کی سکیموں اور مختلف ٹاؤن کمیٹیز کا واٹر سپلائی سکیموں کا جائزہ لیا. محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے پی ایم اے وفد کا سی ای او ہیلتھ کا دورہ. صدر پی ایم اے ملتان پروفیسر مسعود رؤف ہراج کی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک سے ملاقات. ہسپتالوں میں بایو میٹرک حاضری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. پروفیسر مسعود رؤف ہراج کا کہنا ہے کہ ٹی ایچ کیو جلال پور پیروالا ہسپتال میں ڈاکٹرز نرسز کی بھرتی فوری کی جائے. ڈاکٹرز کو ہاؤس رینٹ کی فوری ادائیگی کی جائے. سی ای او ہیلتھ نے مطالبات کے جلد حل کی یقین دہانی کروا دی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کوہ سلیمان میں سبزی اور پھلوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت نے 11 فیلڈ اسسٹنٹ تعینات کر دیے ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان ذیشان صفدر. جی بالکل کوہ سلیمان میں زراعت کو فروغ دینے کے لیے کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی جانب سے بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. کوہ سلیمان میں فیلڈ اسسٹنٹ جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں جو کہ وہاں پہ موجود کاشتکاری کو فروغ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو موجود کاشتکار ہیں ان کو رہنمائی دی جائے گی. ان کو ایڈوائزری کے حوالے سے وہاں پہ تعینات کیا گیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ مہار عابد حسین ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں. مہار صاحب بتائیے گا یہ کس طرح سے کام کریں گے, کتنے فیلڈ اسسٹنٹ آپ نے تعینات کی ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوہ سلیمان کو جب نیا سٹیٹس ملا ہے تو اس کے اندر 9 یونین کونسلیں پہلے تھیں. تو ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ جو وہ یونین کونسل لیول کی سطح پہ تعینات ہوتا ہے. وہاں پہ 9 یونین کونسل ہیں. ان 9 یونین کونسلز میں 9 فیلڈ اسسٹنٹ جو ہے وہ پنجاب پولیس کمیشن کی سلیکشن کے بعد یہاں پہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں. تو 9 یونین کونسل میں بیروٹ ہے, مٹھوان ہے, فاضلہ ہے, مبارکی ہے, ٹھیکر ہے, مبارکی, اس کے علاوہ بارتھی ہے, تمن کھوسا ہے, تمن لگاری بالا ہے, تمن لگاری زیری ہے. اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ہے 2 نرسریز جو ہے نا وہ فروٹ پلانٹس کی نرسریز قائم کی جا رہی ہیں. ایک فورٹ منڈرو میں ہوگی اور ایک بارتھی میں ہوگی, 2 فیلڈ اسسٹنٹ. تو اس طرح ٹوٹل 11 فیلڈ اسسٹنٹ جو ہے نا وہ پنجاب پولیس کمیشن کی سلیکشن کے بعد یہاں پہ محکمہ زراعت نے جو ہے نا وہ کوہ سلیمان میں زراعت کے فروغ کے لیے اور اس میں اضافے جو فصلیں وہاں پہ ہیں ان میں پیداوار میں اضافے کے لیے وہاں پہ کیونکہ نامینل سی تھوڑی سی پیداوار ہوتی ہے اس میں اضافے کے لیے فیلڈ اسسٹنٹ کا جو ہے نا وہ تعینات کیے گئے ہیں. کوہ سلیمان جب سے اس کو نیا سٹیٹس ملا ہے تحصیل کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار صاحب کی اسپیشل جو ہے نا وہ وہاں پہ اس علاقے کی محرومی جو ہے وہاں کی کمیونٹی غربت کی لکیر سے نیچے جو زندگی گزار رہی ہے اس کے لیے کاوش کی جا رہی ہے. تو اسی طرح محکمہ زراعت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ نہ صرف زراعت کو فروغ دے بلکہ ہائی ویلیو ایگریکلچر ہے جس میں کہ فروٹ پلانٹس ہیں, جس میں سبزیات ہیں, ان کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ نہ صرف وہاں کے لوگوں کی جو مال نیوٹریشن کے مسائل ہیں, غذائی قلت جو ہے وہ نہ صرف دور ہو بلکہ ان لوگوں
लोगों की मुआशी मदद हो, उनके घरेलू जो है वो मुआशी तौर पर मुस्तहकम हूँ, ताकि वो लोग भी जिस तरह के पंजाब के, पाकिस्तान के बाकी दीगर जो कम्युनिटी है उसके साथ वो लोग मिल सकें और वो खुशहाली जो है ना वो उन तक है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो फ्रूट प्लांट की नर्सरीज कायम की जाएंगी और जो वहाँ पे सब्जियात की काश्त है वो वहाँ पे की जाएगी। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जो गुर्बत है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आमतौर पर पंजाब में सब्जियात की पैदावार जून में, जो फरवरी मार्च में हम सब्जियात काश्त करते हैं, तो उनकी पैदावार ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे शार्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे ज़ीशान सफदर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चद्दड़ पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। पास गाहे बगाहे हमारी मुलाकातें भी होती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं इस इलाके के जो बासी हैं, क्योंकि आपका बड़ा एक दरीना मुतालबा था कि जी जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बनाया जाए, तो हुकूमत ने उसकी तरफ एक कदम उठाया है, तो उस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्लाह करे ये कोई धोखा और फ्रॉड ना हो जैसे हमारे साथ होते रहें, और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक ये नया सूबा बन जाए। तो मेरे दाएं तरफ जो है वो ख्वाजा सगीर अहमद साहब हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब के सूबे के। उनके साथ शेर अली गुजर साहब बैठे हुए हैं, ये ज़िले सदर हैं हमारे मुजफ्फरगढ़ के। उनके साथ चौधरी अजहर मसूद साहब हैं, ये हमारे जलालपुर पीरवाला से हैं, वहाँ के ओहदेदार हैं। मेरे बाएं तरफ अबू बकर मौलाना साहब बैठे हुए हैं, ये ज़िले सदर हैं खानेवाल के। उनके साथ चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ये ज़िले सदर हैं बिहाड़ी के। और मेरे हर दिल अजीज़ मेरे साथी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं किसान बोर्ड के, चौधरी मजहर अब्बास साहब। और आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों से मैं अपनी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मैं चाहता था, और मेरे वो तमाम दोस्त जो आज बतौर मरकज़ी सदर मेरे इस्तकबाल के लिए या मुझे वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए थे, मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे अजीज़ सहाफ़ी दोस्तों, ये जो ज़राअत है जिस हवाले से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, और जैसे चौधरी मजहर साहब ने आपको बताया कि किसान बोर्ड पाकिस्तान जो है ये पूरे मुल्क की तंजीम है, लेकिन ये भी एक हकीकत की तरह है कि आप दोस्तों तक शायद पहुँचने में हम ताख़ीर कर गए हैं। लेकिन ये मैं आखिरी दौरा नहीं आपको यहाँ का कह रहा, मैं इस आता रहूँगा और आपसे गाहे बगाहे मुलाकातें भी करते रहूँगा। ये ज़राअत जो है जिसकी मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, ये ज़राअत बुनियादी तौर पर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन बदकिस्मती रही कि किसी भी दौरे हुकूमत में इस शोबे को तरजीह नहीं दी गई, ना ही इस काश्तकार तबके की फलाह का कभी सोचा गया। हर आने वाली हुकूमत ने इस शोबे को बर्बाद करने की कोशिश की। एक बैरूनी एजेंडा था, एक इंटरनेशनल साजिश थी कि इस मुल्क को अगर तबाह करना है तो इस मुल्क की ज़राअत को तबाह कर दिया जाए। तो हमेशा उस वक्त भी आप तमाम हजरात को पता है कि वो तौसा को जिला अनाउंस करने के लिए उन्होंने मुझसे खुद कहा कि जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी उस पर प्रेशर पड़ गया और उस प्रेशर के नतीजे में हमारा जिला ना बन सका। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप चीजें अपने ऑनर के साथ आगे लेके जाते हैं। अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त मीडिया बैठे हैं, मेरी बातें बहुत से लोग सुनेंगे। तो जाहिर है हमने सिर्फ यही सीखा है जिंदगी में कि इज्जत करनी है, तमाम दोस्तों की करनी है, एहतराम करना है, और उसके साथ ही अपने लिए भी एक स्पेस पैदा करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारी चीजें मैंने बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि तौसा को जिला बनाएं, आप मेहरबानी करें, ये हमारा ख्वाब है। उन्होंने मेहरबानी फरमाई और कहा कि बिल्कुल मैं तौसा को जिला बनाता हूं। परवेज खटक साहब मेरे साथ थे उस मुलाकात में। परवेज खटक साहब और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए गए। परवेज खटक साहब ने भी कहा कि इसका तो बड़ा जायज मुतालबा है, क्योंकि मैंने उसका बैकग्राउंड बताया, अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन बताई, अपने इश्यूज बताए, अपने मसाइल बताए। उन्होंने भी भरपूर उसमें अपना हिस्सा डाला। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल मैं आपका ज़िला अनाउंस करता हूं, और आप मैंने कहा जी तशरीफ़ लाएं तौसा में। और
آپ جس طرح پہلے آئے تھے 2017 میں. یہ مناظر روہی کی سکرینز پر آپ دیکھ رہے تھے. ملتان میں کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر چودھری شوکت علی چدر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے MNA خواجہ شراز محمود کی تونسہ میں پریس کانفرنس جاری ہے. بہاولپور سے اپڈیٹ کریں گے آپ کو. بہاولپور ڈویژن کے مختلف علاقوں میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی گلابی سنڈی کے حملے رپورٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اطہر لاشاری. جی بالکل ایسے کہ پورے سرائیکی وسیب میں بہاولپور ڈویژن میں کپاس کی جو فصل ہے اس پر پھل لگنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت گلابی سنڈی سمیت جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کا حملہ، اس کی کیا صورتحال ہے بات کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈ بہاولپور ڈویژن نجم الحسن ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا کیا اس وقت سچویشن ہے اور کیا ایڈوائزری کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ رب العالمین اس سال جو کپاس کی فصل ہے ماشاءاللہ بہت بہتر جا رہی ہے. ابھی تک جو یہ کرنٹ ویک جا رہا ہے اس میں سبز تیلے کا حملہ زیادہ دکھائی نظر آ رہا ہے اس کا. تو آنے والے دنوں میں ہم ذمہ داروں کو یہ رہنمائی دے رہے ہیں کہ اس ہفتے اپنی وہ جو سپرے مشینز ہیں ان کو تیاری بالکل صاف ستھرا کر لیں، اور ویڈیسائڈ جو یوز انہوں نے کی ہے اگر اس میں سپرے کی ہے تو اس مشین کو بالکل سرف سے صاف کر کے رکھیں تاکہ جب پیسٹیسائڈ سپرے ہو تو اس سے اس کا فصل کا نقصان نہ ہو. اور دوسری اہم بات اس دفعہ ہم نے جو جتنے بھی ڈیلر صاحبان ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی ہے، اس میں اس بات پہ زور دی ہے کہ تمام ذمہ داروں کو جب ان سے وہ دوائی لینے آتے ہیں تو ہالوکون نوزل کا استعمال کریں، کیونکہ پیسٹیسائڈ موسٹلی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. اب وہ ایشو نہیں ہے جو پچھلے دور میں ادوار میں ہوتا رہا ہے. اس چیز کو ہم نے تقریباً 99% جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو اس سبز تیلے کا حملہ اس ہفتے بڑھ سکتا ہے. ساتھ ساتھ اس کے جو اگر بھاول نگر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی تھرپس کا جو حملہ ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگر ہم تحصیل حاصل پور کی بات کریں چونکہ یہاں پہ کچھ اگیتی کاشت ہے تو وہاں پہ گلابی سنڈی کا حملہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر میں اس کی پریڈکشن کروں 10 جولائی سے تو ہمیں ان دو کیڑوں کا زیادہ تھریٹ ہے، ایک سبز تیلے کا اور گلابی سنڈی کا. جو اگلا جو سائیکل ہے وہ گلابی سنڈی کا آنا ہے. تو اس کے لیے ہم ذمہ داروں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ بہتر آئیں گے. رزلٹ جو ہے وہ بہاولپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی، تھرپس اور گلابی سنڈی کے حملے رپورٹ ہوئے ہیں. اطہر لاشاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.